वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, श्री वाहिगुरु जी दी फतेह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। तो गाइज़, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ और एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ हमारे सिखिज़म पे, हमारे सिखों के एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारे के बारे में, जिसका इतिहास मैं आज आपके सामने रखूँगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री हेमकुंड साहिब जी की। हर साल वहाँ बहुत से श्रद्धालु जाते हैं मत्था टेकने, बाबा जी के दर्शन करने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर किसी को उसके इतिहास के बारे में पता भी होगा कि वो गुरुद्वारा प्रकट कैसे हुआ, उसको किसने ढूंढा, उसको बनाने में क्या क्या मुश्किलें आईं, उससे कैसे ढूंढा गया, खोजा गया, उसका पूरा इतिहास आज मैं आपके सामने बताऊंगी, ताकि आप दर्शन करने जब वहाँ पे जाओ तो आप उस चीज़ को रिलेट भी कर सको कि वो गुरुद्वारा एक्चुअली में कैसे बना, उसका इतिहास, पूरा इतिहास क्या है। तो आइए जानते हैं हमारे गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में, श्री हेमकुंड साहिब। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हम सभी जानते हैं कि दसम ग्रंथ के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने 75 नाटक लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मैं अपनी कथा बख्यान कर रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पर ये 75 नाटक की पावन पंक्तियाँ देख रहे हो, और आज हम इन्हीं पावन पंक्तियों के द्वारा जानेंगे कि श्री हेमकुंड साहिब का इतिहास क्या है। गुरु साहब लिखते हैं 75 नाटक में, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त सरिंग सोबत है तहाँ। मतलब हेमकुंड एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है हेम। हेम मतलब बर्फ़ और कुंड मतलब कटोरा, यानी बर्फ़ के कटोरे के जैसा एक स्थान है जहाँ बैठकर हमने लंबे समय तक भक्ति की है। और ये बर्फ़ का कटोरा क्यों है? गुरु जी कहते हैं सप्तशृंग पर्वत सोबत है तहाँ, मतलब 7 बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और उनके बीच में ये स्थान है जो देखने में किसी कटोरे के जैसा लगता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस स्थान पर बैठकर अपने पिछले जन्म में हम ध्यान में लीन थे, और उस समय अकाल पुरख की इतनी भक्ति की कि हम उनका एक रूप हो गए थे। और फिर वो अपने माता पिता के बारे में बताते हैं कि उनके माता पिता ने अकाल पुरख की इतनी भक्ति की थी कि खुद अकाल पुरख ने गुरु गोबिंद सिंह जी को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि अब आप अवतार लेके धरती पर जाओ और इनके घर में जन्म लो। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि पहले उनको इस धरती पे मानव जन्म लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अकाल पुरख ने उनको हुक्म दिया कि आपको धरती पर जाना है और एक नया पंथ स्थापित करना है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि फिर अकाल पुरख की मर्जी के सामने तो मेरी कुछ नहीं चलती, और फिर उन्हें जन्म लेके धरती पर आना पड़ा। फिर गुरुजी कहते हैं कि वो हाथ जोड़कर अकाल पुरख के सामने खड़े हो गए और कहा कि वे हे अकाल पुरख, आपकी मर्जी के बिना, आपकी कृपा के बिना मैं धरती के ऊपर निराला पंथ प्रकट नहीं कर सकता। फिर अकाल पुरख गुरुजी से कहते हैं कि आप हमारा अंश हो, हमारी जितनी भी शक्तियां हैं सब आपके अंदर हैं, जाओ धरती पर जाओ और जाकर एक निराला पंथ प्रकट करो। फिर गुरुजी अपने जन्म के बारे में लिखते हैं कि माता के गर्भ में वो त्रिवेणी वाले स्थान पर आए थे और उनका जन्म पटना साहिब के स्थान पर हुआ। 75 नाटक में गुरु साहिब के पिछले जन्म के बारे में भी ये लिखा है कि पिछले जन्म में गुरु साहिब का नाम दुष्ट दमन था। जब राक्षसों ने एक ऋषि पर हमला कर दिया
तब उस ऋषि ने अकाल पुरख के सामने विनती की उनको बचाने के लिए। तब अकाल पुरख ने ही दुष्ट दमन को उस ऋषि की रक्षा करने के लिए उनको भेजा कि जाओ और ऋषि जी की रक्षा करो। तो उन्होंने अपने बाणों से उन राक्षसों को सबको मार दिया। और जब ये सारा दृश्य उस ऋषि मुनि ने भगवान के भेजे हुए इस दूत को देखा तो उन्होंने ही इनका नाम दुष्ट दमन रख दिया। और श्री हेमकुंड साहिब में ही अपने पिछले जन्म में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लंबे समय तक तप किया था दुष्ट दमन के रूप में। तो ये था गुरु गोबिंद सिंह जी के पिछले जन्म का दृश्य जो 75 नाटक में लिखा गया है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रकट कैसे हुआ, किसने सबसे पहले ढूंढा, फिर वो कैसे सबकी नज़रों में आया, उसका इतिहास अब हम जानते हैं। तो इसके बाद इस स्थान के बारे में गुरु महाराज के बाद सबसे पहले लिखने वाले थे भाई संतोख सिंह जी, जिन्होंने अपने 14 जिल्दों वाले ग्रंथ में से 11वीं जिल्द वाले ग्रंथ में सूर्य ग्रंथ में इस स्थान के बारे में लिखा था, जो कि उन्होंने ये बहुत डिटेल में लिखा था। गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ। भाई संतोख सिंह के बाद समय आता है 1884 का, जब एक संत तारा सिंह नरोत्तम जी, संत जी को एक कार्य सौंपा जाता है कि आप एक संत होने के साथ साथ एक इतिहासकार भी हो, तो आप एक ऐसा संग्रह जैसे तैयार करो जिसमें गुरु घरों के और धार्मिक स्थानों की सारी जानकारी दी गई हो। फिर लंबा समय खोज करने के बाद संत तारा सिंह नरोत्तम जी की तरफ से एक किताब जारी की जाती है जिसका नाम था गुरु तीर्थ संग्रह। इसमें उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों का जिक्र किया था और साथ में हेमकुंड साहिब का भी जिक्र किया था। अब जानते हैं कि संत तारा सिंह जी ने हेमकुंड साहिब की खोज कैसे की। संत जी कहते हैं कि वो गुरु धामों की खोज करते करते जोशीमठ पहुंचे, वहां से कच्चे रास्ते से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है पांडुकेश्वरी। पूछ पड़ताल करने पर उनको पता चला कि यहाँ पास ही में पहाड़ियों के ऊपर एक झील है जिसे वहाँ के लोकल लोग बहुत पवित्र मानते हैं और वो लोग इस झील को लोकपाल झील के नाम से जानते हैं। संत जी जहाँ रुके हुए थे वहीं उनको पता चलता है कि वहाँ से एक जत्था उस झील के दर्शन करने के लिए जा रहा है। वो उन जत्थेदारों से आग्रह करते हैं कि वो उनको भी साथ में ले चले और इस तरह वो उनके साथ मिलकर उस झील तक पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके जब वो उस झील में स्नान करके उठते हैं और वो जब ऊपर देखते हैं ना तो उनको 7 पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और वो झील देख के उनको 75 नाटक की वो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। वो श्योर हो जाते हैं कि ये वही स्थान है जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने ग्रंथ में किया है। और इस तरह संत जी ने पहली बार इस स्थान की खोज की। बट अफसोस की बात यह है कि 1884 के बाद में 40 साल तक किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर 40 साल के बाद भाई वीर सिंह जी ने अपनी एक किताब में कलगीधर चमत्कार में इस स्थान का वर्णन किया और लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि यही वो जगह है जो संत श्री तारा सिंह जी ने ढूंढ निकाली है। इसके बाद कलगीधर चमत्कार छपता है और संगत के बीच जाता है और यहीं से फिर असली कहानी शुरू होती है। जब लोगों ने ये किताब पढ़ना शुरू किया तो ये किताब पहुंची एक मिलिट्री ऑफिसर के पास जो कि मिलिट्री से रिटायर हो चुके थे, जिनका नाम था सरदार सोहन सिंह। जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उनके मन में श्री हेमकुंड साहिब को ढूंढने की इच्छा हुई। 1932 में वो श्री हेमकुंड साहिब को ढूंढने निकल पड़े। 1933 तक वो श्री हेमकुंड साहिब को ढूंढते रहे पर उनको सफलता नहीं मिली और ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी वजह से उनको घर वापस मुड़ना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर 1934 में वो इस स्थान को फिर से ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर उनको लोकल लोगों से पता चलता है पास ही की लोकपाल झील के बारे में। उन्हीं लोगों की मदद से सरदार साहब नदी पार करते हैं और पहुँच जाते हैं झील वाले स्थान पर। वहाँ पहुँचकर दर्शन स्नान कर सरदार सोहन सिंह बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने ये स्थान ढूंढ लिया। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं मंसूरी, जो देहरादून के पास है। मसूरी के गुरुद्वारा साहब पहुँच के वहाँ के प्रधान
को श्री हेमकुंड साहिब के बारे में बताते हैं, पर वहाँ के प्रधान साहब सोहन सिंह की बातों पर यकीन नहीं करते। पर सरदार सोहन सिंह हार नहीं मानते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं SGPC के पास। वहाँ भी जाके वो श्री हेमकुंड साहिब के स्थान के बारे में बताते हैं, पर वो भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। पर सरदार साहब कहाँ हार मानने वाले थे। वो जाते हैं भाई वीर सिंह के पास। उनको पूरी उम्मीद थी कि भाई वीर सिंह जी उनकी बातों पर पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में श्री हेमकुंड साहिब के स्थान का जिक्र किया है। पर पहले तो उन्होंने भी सरदार साहब की बातों पर यकीन नहीं किया था, पर उन्होंने कुछ दिन सरदार साहब को अपने पास रखा और बहुत सवाल किए। जब सरदार सोहन सिंह जी उनके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं तो भाई वीर सिंह जी को भी यकीन हो जाता है कि ये सच कह रहे हैं। इसके बाद भाई वीर सिंह जी की तरफ से 2100 रुपये अपने पास से दिए जाते हैं ताकि श्री हेमकुंड साहिब के स्थान पर सेवा आरंभ कराई जा सके। भाई वीर सिंह जी की तरफ से ये भाई सोहन सिंह जी को कहा जाता है कि आप वहाँ जाकर एक 10 बाई 10 का कमरा तैयार करवाइए। भाई सोहन सिंह जी वो पैसे लेकर हेमकुंड साहिब की तरफ चल देते हैं। रास्ते में उनको भाई मोदन सिंह जी मिलते हैं। भाई मोदन सिंह जी भी आर्मी से हवलदार रिटायर थे। जब उनको श्री हेमकुंड साहिब के स्थान के बारे में पता चलता है तो वो भी सरदार साहब के साथ मिल जाते हैं। इन दोनों सिखों ने उस स्थान पर पहुंचकर एक ठेकेदार को ठेका दिया कि 10 बाई 10 का एक कमरा तैयार किया जाए। देखते ही देखते वो कमरा तैयार हो गया। फिर 1937 में पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब का एक स्वरूप इन दोनों सिखों को भेंट किया जाता है। फिर सितंबर महीने के पहले हफ्ते में पहली बार इस कमरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है। फिर ये दो सिख बड़ी अदब के साथ, बड़ी भावना के साथ गुरुद्वारे की सेवा करने लग जाते हैं। थोड़ा ही समय बीतता है सेवा करते कि 1947 में सरदार सोहन सिंह जी को टीबी हो जाती है और फिर भाई वीर सिंह जी की तरफ से सरदार सोहन जी को वापस अमृतसर बुला लिया जाता है ताकि उनका इलाज कराया जा सके। पर उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि कोई दवा काम नहीं आती और अंत में वो अकाल पुरख के चरणों में चले जाते हैं। जब सरदार सोहन सिंह अमृतसर आ रहे थे तो उन्होंने पूरे गुरुद्वारे की सेवा संभाल की जिम्मेदारी भाई मोदन सिंह जी को दी थी और भाई मोदन सिंह जी ने पूरे 21 साल तक निस्वार्थ होकर अपने परिवार से दूर रहकर इस गुरुद्वारे की देखभाल की, सेवा की। और हम सभी जानते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब पर ठंड पूरे साल रहती है, यहाँ तक कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। पर धन्य है सरदार मोदन सिंह जी जिन्होंने ठंड की परवाह ना करते हुए 21 साल तक उस गुरुद्वारे की सेवा संभाल की। वहाँ देखा होगा एक पेड़ है जो तने से बिल्कुल खाली है। ये वही पेड़ है जिसके अंदर बैठ के भाई साहब रात काटते थे। सोच के देखिए, इतनी ठंड, जंगल, ऊंचे पहाड़, जानवर, कोई भी भाई जी की सेवा करने से नहीं रोक पाए। इधर भाई वीर सिंह जी ने अपने अखबार के ज़रिए हेमकुंड साहिब के जी का प्रचार करना शुरू कर दिया था और हमारे सिख भाइयों से विनती की थी कि गुरुद्वारे की सेवा संभाल के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए माया की ज़रूरत है। हमारी सिख कौम ने माया के गप्फे भेजना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गुरुद्वारे का डेवलपमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले जोशीमठ से हेमकुंड साहिब आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फिर माया आने के बाद 1945 में जोशीमठ से लेकर हेमकुंड साहिब तक का रास्ता बनाया गया और रास्ते में बनाते हुए गोविंद घाट बनाया गया। रास्ता बन जाने के बाद 1952 में गाइडों की मदद से चीफ खालसा दीवान की तरफ से पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब पर भेजा जाता है दर्शन के लिए। इसके कुछ समय बाद 1957 में भाई वीर सिंह जी अकाल पुरख के चरणों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद 1960 में भाई मोदन सिंह जी भी गुरु को प्यारे हो जाते हैं। पर भाई मोदन सिंह जी के शरीर त्यागने से पहले एक ट्रस्ट बनाई जाती है, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट। तो 1960 से लेके अभी तक यही ट्रस्ट जो है श्री हेमकुंड साहिब जी का देखभाल, उनकी सेवा संभाल, हर चीज़ यही ट्रस्ट देख रही है। श्री हेमकुंड साहिब में जो 10 बाई 10 का कमरा था उसे बढ़ा के 110/110 का कमरा बना दिया गया और गुरुद्वारे साहिब की छत को इस तरह पंचमुखी बनाया गया ताकि खराब मौसम, बारिश और बर्फ़ से गुरुद्वारा साहिब को कोई नुकसान न हो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये गुरुद्वारा साहिब बनाना आसान नहीं था।
बल्कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब की ऊंचाई समुद्र तल से अराउंड 15,500 फीट है, जहाँ पे पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, जहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। वहाँ पे सामान लाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसे बनाने में करीब 25 साल लग गए। 1968 से ये शुरू किया गया था और 1993 में जाके इसका काम ख़त्म हुआ, क्योंकि इसके सामान सारे लाने के लिए भी खच्चरों के द्वारा नीचे से ऊपर लाया जाता था, सारा सामान पहुंचाया जाता था। इसकी जो छत है वो पंचमुखी पूरी स्टील की बनी हुई है, तो वो सारी स्टील जो लाया वो इतनी हैवी है कि उससे लाना भी बहुत मुश्किल था। उससे थोड़ा थोड़ा करके लेकर आके ऊपर लाके उसको बनाया गया। उसकी दीवारें पूरी कंक्रीट की बनाई गई, तो इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और फाइनली ये 1993 में बन के पूरा तैयार हो चुका था। यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो रहता है कि -20 तक भी पहुँच जाता है, जो पूरे बर्फ़ से ढका रहता है। और ये साल के 8 महीने पूरे बर्फ़ से ढका रहता है। और उस समय श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा रोक दी जाती है उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश जो है वो वहीं रहता है, उसको वहीं रखा जाता है। और ये गुरुद्वारा बाकी गुरुद्वारों से बहुत अलग भी है, क्योंकि आपने देखा होगा हर गुरुद्वारे के ऊपर गुंबद होता है, पर इस गुरुद्वारे के ऊपर पंचमुखी स्टील की छत बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि ख़राब मौसम बर्फ़ से इस गुरुद्वारे को कोई भी नुकसान ना हो। कंक्रीट की दीवारें भी इसीलिए बनाई गई थी ताकि किसी भी इतने ख़राब मौसम में गुरुद्वारे साहब को कोई नुकसान ना हो। और गाइस, अब मैं आपको इस गुरुद्वारे से जुड़ी बहुत ही हैरानी वाली बात बताने जा रही हूँ। इस गुरुद्वारे के चारों तरफ 7 ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और हर पर्वत के ऊपर निशान साहिब लहराते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, हर साल ये निशान साहिब, इन 7 पहाड़ियों के ऊपर निशान साहिब के चोले बदले जाते हैं सिख सेवकों के द्वारा। और ये चोले बदलने के लिए किसी भी मशीन, किसी हेलीकॉप्टर की सहायता नहीं ली जाती। वो खुद पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं बिना किसी सहायता के और चोले बदलते हैं। इसके पवित्र काम में जो श्रद्धालु आते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं। और आप सोचने वाली बात है, इतनी ऊंचाई पर जहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, ये बाबा जी का आशीर्वाद है जो शक्ति देते हैं उनको, और जाके वो चोले बदलते हैं। तो चलिए आप दर्शन करिए इन 7 पहाड़ियों के ऊपर लगे निशान साहिब के। तो गाइज़, ये तो था पूरा इतिहास श्री हेमकुंड साहिब का। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं और आपको पहुँचना है या तो हरिद्वार या तो ऋषिकेश। तो अगर हरिद्वार से आपको पहुँचना होगा गोविंद घाट तक, तो हरिद्वार से गोविंद घाट पहुँचने में आपको करीब 10 घंटे लग जाएंगे। वहाँ आपके आने के बाद आपका पहला पड़ाव होगा गोविंद घाट में। आप वहाँ पे रात रुक सकते हैं और वहाँ रुकने के लिए आपको सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ पे रहना, खाना, हर चीज़ फ्री में है। आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और गाइज़, यहाँ पर 24 घंटे लंगर की सेवा चलती रहती है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं और लंगर की सेवा ले सकते हैं। अगर आपको अपना चेकअप भी करवाना है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे फ्री चेकअप भी होते हैं। क्लॉक रूम्स भी है। अगर आप अपना ज़्यादा भारी सामान लेकर आए हैं तो यहाँ रख सकते हैं, और वापसी में, यात्रा के बाद वापसी में आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। क्योंकि यात्रा इतनी दूर है ना कि आप थोड़ा जितना कम सामान लेके जाएँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना सामान ढोने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। यात्रा में ऊपर चढ़ाई बहुत है, तो वहाँ चढ़ने के लिए आप डंडे ले सकते हैं, जूते, कुछ भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से आपको पहुँचना है गोविंद धाम तक, जहाँ की इसकी दूरी 12 किलोमीटर की होती है। उससे पहले आपको फुलना गांव पहुँचना पड़ेगा, जो आप वहाँ लोकल टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं। तो फुलना गांव से गोविंद धाम तक की दूरी 8 किलोमीटर की है, जो आपको पैदल कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद से गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप खच्चर भी ले सकते हैं, और खच्चरों के द्वारा भी आप गोविंद धाम तक पहुँच सकते हैं। फिर गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर की है, जो फिर आपको पैदल ही चढ़नी पड़ेगी।
वो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इतना ऊंचा है कि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पे अपना ORS और आपकी पानी तो ज़रूर पीजिए बहुत सारा, और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूर लेके चलिए। फिर आप गोविंद धाम पहुँचने के बाद में भी आप रात में आराम से रुक सकते हैं। सारी की सारी सुविधा है वहाँ पर। रहने के लिए भी आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रात में रह के अगले दिन सुबह सुबह आप श्री हेमकुंड साहिब के लिए चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टीप है। और अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सीढ़ियाँ ना लेकर आप पैदल कच्चे रास्ते पे ही चले, ताकि आपको थकान कम हो। और गाइस, आइए हम सब मिल के अब दर्शन करते हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के। और मैं आशा करती हूँ कि आप ज़िंदगी में, जीवन में एक बार तो ज़रूर यहाँ के दर्शन करिए। तो आपके सामने है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और गाइस, एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप दर्शन को जा रहे हैं तो आपके जूते बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने शूज़ का बहुत ध्यान रखिए। आप ऐसे शू पहन के जाइए, स्पोर्ट्स शूज़ जो स्किट ना हो। नॉर्मल जूते बिल्कुल भी पहन के मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्लिपरी जगह है कि आप स्लिप हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। और एक और सजेशन कि आपको जितनी जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू करें, ताकि आप 3 बजे से तक वापस आ सके, क्योंकि आखिरी वहाँ पे अरदास 3 बजे की होती है। उसके बाद आपको वहाँ रहने का अलाउ नहीं है, बिकॉज़ रात में ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है और वहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है। तो आपको वापस गोविंद धाम आना पड़ेगा। तो गाइस, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। आई होप आपको ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका मुझे इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। इसी तरह अपना प्यार देती रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।